कैसे हैं आप सब। सो गाइज आई एम बैक। हमारा इस टाइम पे क्लास होती है, हम FAA का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो गाइज आज भी मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल आपका होमवर्क था। पहला हमने बात करनी थी भरतनाट्यम के बारे में, राइट। सो कहाँ से ओरिजिनेट है जी? तमिलनाडु। सो तमिलनाडु से ओरिजिनेट होता है आपका भरतनाट्यम। और दूसरा था कुचिपुड़ी, कहाँ से जी? आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो ये थे आपके जी दो कल के होमवर्क। एक और चीज, एक दो बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम क्वीन दीदा बिलोंग्ड फ्रॉम द लोहार डायनेस्टी। बिल्कुल सही, इसमें कोई गलत बात है ही नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन कल हमने गुप्ता डायनेस्टी इसीलिए किया था क्योंकि उसमें आपका टाइम पीरियड मेंशन था, राइट। सो जिस दीदा ने इस पीरियड में रूल किया था वो कौन से किंगडम की थी, तो वो तो गुप्ता एम्पायर आएगा, राइट। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता क्वीन दीदा बिलोंग्ड टू लोहार डायनेस्टी, फाइन, बट क्वीन दीदा हु वाज रूलिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो तो आपकी गुप्ता एम्पायर था ना। और फिर जब क्वीन दीदा का पीरियड खत्म होता है उसके बाद तभी तो लोहार डायनेस्टी आता है ना। ये हमने JNK की हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो गाइस कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे डिस्कस करना था बिफोर वी मूव्ड फॉरवर्ड। ऑल राइट, चलो जी आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा गाइस, मुझे एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, अगर आप लोग किसी चीज़ का आंसर नहीं पता है ना तो आप प्लीज़ गलत कमेंट मत किया करो। अगर आप गलत कमेंट करो ना, हो सकता है कोई और बच्चा उसको पढ़ के वही चीज़ मार्क करके आ जाए पेपर में। सो ये प्लीज़ बी अ लिटिल मोर कॉशियस अबाउट इट, ठीक है। किसी और का गलत ना हो जाए आपकी थोड़ी सी लापरवाही से। चलो आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो 13th है जी, कहाँ है फर्स्ट? चलो, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट वॉज वॉइस्ड बाय हु? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नारोजी या बिपिन चंद्र पाल? तो बताइए आंसर क्या है। सो दैट इज बाल गंगाधर तिलक। सो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दैट फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, या फिर स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या कहा था? कहा था सनलेस डॉन। ये भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए हु कॉल्ड 1919 एक्ट एज सनलेस डॉन, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। इसी के अलावा बाल गंगाधर तिलक वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट, ये भी पता है आपको। बाल गंगाधर तिलक ऑल्सो फॉर्म दी होम रूल लीग इन 1916, राइट। इसके अलावा थोड़ा और बात करते हैं, होम रूल लीग 1916, बाल गंगाधर तिलक, इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे था? कहाँ पे था? पूना, राइट। और इसकी पहली मीटिंग जो बाल गंगाधर तिलक की थी वो हुई थी बेलगाम में, राइट, लेकिन हेड क्वार्टर्स वर एट पूना, याद रखिएगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो JK PSI में आया था, बाल गंगाधर तिलक की एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन से जी? केसरी एंड महारट्टा। केसरी इन विच लैंग्वेज? इट वॉज मराठी, एंड महारट्टा इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा। एक और पॉइंट, सब कुछ रिवाइज कर लेते, दिन बहुत कम रह गए हैं। बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। किसने कहा था उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? वैलेंटाइन चिरोल ने, याद रखिएगा, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंटर्स हमने कर लिए हैं कवर आपके बाल गंगाधर तिलक के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। United Nations Day is celebrated on 25th of October every year, 26th of January every year, 24th of October every year, 15th of August every year. So what is the answer? बताइए। So it is 24th of October every year, ठीक है जी। चलो UN के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको पता है 2023 वॉज यूनाइटेड नेशंस ईयर ऑफ
मिलेट्स, ठीक है. व्हाट इज मिलेट्स कॉल्ड? इट इज कॉल्ड श्री अन्न, ठीक है. अगर बात हो 2024 की, तो इट इज यूनाइटेड नेशंस ईयर ऑफ कैमलेट्स, ठीक है. याद रखिएगा अगर पूछा जाए तो. चलो मैं थोड़ा सा इसको कम कर देती हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम थोड़ा सा वो किया करें, तो वैसे ही कर लेते हैं. सो दिस इज ईयर ऑफ मिलेट्स या फिर श्री अन्न, ठीक है. एंड 2024 इज द ईयर ऑफ कैमलेट्स, ठीक है. चलो लेट्स मूव अहेड. सो द आंसर इज 24th of October, ठीक है. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. planets mercury sorry Mars, Mercury, Venus, Earth are called as which type of planets? Inner, closer, gas giants or outer? तो बताइए. ठीक है, ये हमने किया था. माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 planets का पी चला गया है. सो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, दीज 4 आर कॉल्ड एज द इनर planets and the rest of the 4 are called as the outer planets, ठीक है. एक और चीज याद रखिएगा, these inner planets are also known as terrestrial planets and these outer planets are known as Jovian or gas giants, right? So what is the answer? It is inner planets, ठीक है जी. एंड आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये सारे के सारे क्या हैं आपके? दीज आर क्लोजर टू सन, ठीक है. राइट ऐसे होता है ना सन से, ठीक है जी. चलो जी आगे बढ़े. नेक्स्ट इज हाउ मेनी लैंग्वेजेस इन इंडिया हैव बीन गिवन रैंक ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो बताओ 22, 251, 20 और 24. बताइए हाउ मेनी आर गिवन ऑफिशियल लैंग्वेज का रैंक. कितनी है? सो देर आर 22 लैंग्वेजेस, ठीक है जी. विच शेड्यूल? शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 17. फाइन. नाउ इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि हाल ही में दिस वाज इन न्यूज़, क्योंकि खासी जो मेघालय की लैंग्वेज है, दे ऑल्सो वांट कि वो भी आपका 22 लैंग्वेजेस में एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस में इंक्लूड होना चाहिए. अभी तक हुआ नहीं है, सो आप इसको भूल जाइए. लेकिन क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा आपके न्यूज़ में था, सो आप याद रखिएगा. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इनिशियली कितनी लैंग्वेजेस थी? 14 लैंग्वेजेस थी. एंड विद एवरी पीरियड ऑफ टाइम, with every amendment, new languages were added and at present there are 22 official languages. कल हमने classical languages भी पढ़ा था, उसको भी रिवाइज कर लो, ठीक है जी. चलो, when was the organization of WHO, World Health Organization, established? 1847, 1943, 1765 और 1498? बताइए क्या आंसर है. सो इट इज 1948, ठीक है जी. ठीक है. सो अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज 194 मेंबर्स, नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है इसका. और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इट टॉक्स अबाउट एनलार्जिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, राइट. और इसके अलावा अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, जैसे पैंडेमिक आया था कोविड-19, उसके टाइम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मतलब प्रोसीजर्स या लिस्ट ऑफ एक्शंस को भी बताता है, ठीक है जी. नाउ अनदर थिंग, अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स? दी हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है. चलो,
What is the full name of ASI, Artificial Intelligence and Service, Association of Service in India, Archaeological Survey of India, or Aerospace and Survey of India? So what is the answer? The answer is Archaeological Survey of India, right? When was it established? It was established in 1861 with Alexander Cunningham as its first डायरेक्टर जनरल. ठीक है, देख सकते हो टाइम पीरियड ब्रिटिश एरा का है. ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. एंड वेदर द हेडक्वार्टर्स आर एट न्यू दिल्ली. ठीक है, याद रखिएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट अप. Which of the following is an important strategy for the conservation of biodiversity? Wildlife sanctuaries, national parks, बोटानिकल गार्डन्स या बायोस्फीयर रिजर्व? देखो, सबसे पहले तो ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, ये सबके सब बायोडाइवर्सिटी को ही प्रिजर्व करने के लिए है. अब वो बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा हो कि फौना डजंट मैटर. ठीक है, लेकिन देखो ऑफ द फॉलोइंग लिखा है तो आपको अमंग दी गिवन ऑप्शंस में डिसाइड करना है. सो उसके हिसाब से योर बायोस्फीयर रिजर्व बिकम्स द इंपॉर्टेंट आंसर. ठीक है, दैट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व अमंग द गिवन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट mode of conservation of biodiversity. So biosphere reserve की अगर मैं बात करूँ, so biosphere reserve basically है क्या? So biosphere reserve होता है basically एक ऐसा designated area that combines the conservation of biological diversity with sustainable development. ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1971 में हुआ था. याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को. ठीक है, आपका आज का जी पहला होमवर्क तैयार है. आप मुझे बताएंगे वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को. ठीक है, डन है. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अच्छा आगे नहीं, एक और चीज कर लेते हैं. अगर मैं बात करूं हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया, तो भैया देयर आर 18 biosphere reserves. So there are 18 biosphere reserves in India, out of which 12 of the biosphere reserves are under MAB project, which is Man and Biosphere. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन क्या दिया है मैंने आपको? हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को. पहला क्वेश्चन है. आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुआ है. 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व. आपने बताना है उसका नाम क्या है. ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे देती हूं मैं आपको. इट इज कॉल्ड एज अमेज़न ऑफ यूरोप. बस यही आपका हिंट है. आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो. ठीक है, अच्छा बहुत बच्चों ने बोला है जी लाइव क्लास के लिए. डोंट वरी, विल प्लान आउट समथिंग. पेपर दे दो फिर शुरू करते हैं. आपके आगे भी एग्जाम है, JKPS, आपका SI का एग्जाम है, फाइनेंस वगैरह. डोंट वरी, हम सब पढ़ेंगे. ठीक है, सो लाइव क्लासेस भी जल्दी हम शुरू करने वाले हैं. ठीक है जी, चलो आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया पास द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट? 76, 81, 86, 91. बताइए व्हाट इज द आंसर. क्या है जी आंसर? बताइए बताइए. सो इट इज 1981. ठीक है, अच्छा मैं एक और चीज यहां पे बताऊं आपको. एक है ना आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, CPCB. ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? विच इज एक्चुअली मेड अंडर अ स्टैट्यूट और एन एक्ट. ठीक है जी, याद रखना इसको बनाया गया था अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में. ठीक है, लेकिन ये अपने पावर्स और फंक्शंस को डिराइव करती है फ्रॉम एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981. ठीक है, याद रखना. CPCB का पूछेंगे तो भैया वाटर पोल्यूशन के एक्ट से बना है, लेकिन पावर कौन देता है? एयर पोल्यूशन का एक्ट उसको पावर देता है. ठीक है, याद रखिएगा. चलो जी आगे. नेक्स्ट इज, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें JKSSB को बहुत मजा आता है पूछने का. ठीक है, इन्वायरमेंट में मोस्टली स्टेटमेंट नहीं डेफिनेशन बेस्ड होता है. ठीक है,
डेफिनेशन बेस्ड। चलो करते हैं। एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशी लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? बायोप्रोस्पेक्टिंग, बायोपायरेसी, इकोपायरेसी और नन ऑफ द अबव। बताओ मुझे आंसर। ठीक है, पढ़ लो एक बारी, मैं वेट कर रही हूं 10 सेकंड के लिए, फिर बताती हूं। Exploring molecular genetic species level diversity for products of economic importance is called bioprospecting, क्योंकि एक्सप्लोर करना है, प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इन्हीं का ही अनएथिकल यूज हो, अनएथिकल यूज, उसको बोलते हैं बायोपायरेसी, याद रखिएगा। ठीक है, अनएथिकल यूज विदाउट कंसेंट, तो उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। और जब आप ट्रेडिशनल नॉलेज को, एक्सप्लोरेशन को कर रहे हो, तो उसको बायोप्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस है छोटा सा। अगर अनएथिकल यूज होता तो बायोपायरेसी बन जाता, अनएथिकल यूज नहीं है तो बायोप्रोस्पेक्टिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप। What is the name of sociobiologist who popularized the term biodiversity? Is it Stephen Jay Gould, Edwin Wilson, Sir Arthur Tansley या none of the above? बताइए क्या है आंसर? So it is Edward Wilson। ठीक है, इनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम? बताओ किसने कॉइन किया था द टर्म इकोसिस्टम? आर्थर टेंसले। अगर पूछूं हु कॉइंड द टर्म इकोलॉजी, किसने किया जी? अर्स्ट हैकल। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव एबिलिटी ऑफ एकोलोकेशन? देखो, एकोलोकेशन होता क्या है? बेसिकली साउंड वेव्स को फेंका जाता है, फेंका तो नहीं जाता, वुड बी अ बैड वर्ड, एमिट किया जाता है, राइट? और जब वो टकराते हैं, दे टेंड टू रिफ्लेक्ट बैक, राइट? और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ना द ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू लोकेट। ठीक है, तो कौन करता है इनमें से? रैबिट करता है, बैट करता है, कोआला करता है, नन ऑफ द अबव करता है? बताओ जी क्या आंसर है? बैट करता है, हमको पता है, इट्स नॉक्टर्नल। ठीक है, इसके अलावा और कौन करते हैं जी? आपके डॉल्फिन्स करते हैं, वेल्स करती हैं, राइट? ये भी एकोलोकेशन करती है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो क्या है आंसर? बताइए। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, सो दैट इज द गैंजेटिक डॉल्फिन्स, फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। ठीक है, गैंजेटिक, इरावदी नहीं करके आ जाना। ठीक है, चलो। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द, क्या पूछे, अच्छा, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, ये पूछूं अगर मैं आपको, तो बताओ नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया क्या है? तो बताओ क्या है आंसर? क्या है नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया? दैट इज एलिफेंट। ठीक है, ठीक है जी, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ग्लोबल वार्मिंग? इज इट अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना, लोअर प्लैनेट्स ओवरऑल टेम्परेचर, रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस? बताइए, आज हमारे पास सारे ऑप्शन है, बताओ। सबसे पहले, ग्लोबल वार्मिंग क्या शॉर्ट टर्म फिनोमिना है? जी नहीं, वो एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। अब बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शंस, सबसे पहले अगर यहां पे इफेक्ट पूछा होता ना, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट,
तो वो लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है। लेकिन फिनोमिना पूछ रहे हैं, तो फिनोमिना तो लॉन्ग टर्म है, वो थोड़ी शॉर्ट टर्म है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग विद द पीरियड ऑफ टाइम हुई है, ये नहीं हुआ कि आज ठंडा था तो कल ग्लोबल वार्मिंग होके हमने बोल दिया जी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है। नो, इट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना, बट द इफेक्ट्स आर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन फिनोमिना लॉन्ग टर्म है। क्लियर। नेक्स्ट, क्या ये लोअर करती है टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट? तो बेटा ग्लोबल वार्मिंग है तो लोअर कैसे करेगी, ज्यादा करेगी ना। सो सेकंड इज रॉन्ग। रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ऑब्वियसली, सो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। फाइन, चलो आगे। Question number 13. Which of the following is the primary ozone depleting chemical? Methane, chlorofluorocarbon, carbon dioxide या carbon monoxide? बताओ। ओजोन डिप्लीटिंग पूछ रहे हैं। देखो, मिथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोक्साइड है, दीज आर प्राइमरीली और ग्रीन हाउस गैसेस प्राइमरीली, राइट। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, दैट इज योर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल। ठीक है, आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, राइट, हेलॉन्स, राइट, मिथाइल ब्रोमाइड, ये आपके सारे के सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। अच्छा, एक ट्रिक बताती हूँ आपको, जिसमें भी क्लोरीन और ब्रोमीन लग जाए ना, वो हमेशा ओजोन डिप्लीटिंग होता ही होता है, याद रखना। ठीक है, इतना बता देती हूँ। और कार्बन होगा तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस तो होगा ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, नेक्स्ट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नोन एज द इंडियन सिपॉय म्यूटिनी against the British broke out in which year? 47, 57, 77, 17, 1907. बताइए। So I think it needs no time. That's the revolt of 1857 or the Gadar. ठीक है, गदर है ये। ठीक है, अच्छा, एक और चीज ना देखो, एक है आपका पाइका रिबेलियन, इसको याद रखना, ये कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था। ठीक है, ये क्यों है ना, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना ये न्यूज में था, बिकॉज द ओडिशा गवर्नमेंट वांटेड दैट पाइका रिबेलियन शुड बी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्यों क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बना, ये हम करेंगे लेक्चर सीरीज में। अभी बस पाइका रिबेलियन ओडिशा इतना याद रखो, दैट इज इट। ठीक है, बस ये आपको एक स्टैटिक का पॉइंट है। ठीक है, सो सिपॉय म्यूटिनी क्या है जी आपका? 1857। अगर सिपॉय म्यूटिनी की बात करें तो भैया रिवॉल्ट शुरू कहां से हुआ? तो भैया जी मेरठ से हुआ, 10 मई 1857। ठीक है, मंगल पांडे इज वन ऑफ द शाइनिंग हीरोज ऑफ द रिवॉल्ट, बिलोंगिंग टू द 34th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बराकपुर। ठीक है, अगर मैं बोलूं फर्स्ट नेटिव इन्फेंट्री जिसने एनफील्ड राइफल को यूज करने से मना किया, तो वो कौन सी है? तो वो है जी 19th नेटिव इन्फेंट्री ऑफ बेरामपुर। ठीक है, याद रखिएगा, मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री बराकपुर। रिवॉल्ट शुरू कहां से हुआ? मेरठ से हुआ। पहली ऐसी नेटिव इन्फेंट्री जिसने बोला हम इनफील्ड राइफल को यूज नहीं करेंगे बिकॉज दिस वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट, तो कहां से हुआ जी? 19th नेटिव इन्फेंट्री ने बोला। ठीक है, चलो आगे। द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी इन इंडिया बिगेन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने वाज इन द ईयर व्हाट? 57, 63, 53, 94? बताओ। लॉर्ड डलहौजी 1853, याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं टेलीग्राम सर्विस कहां से लेके कहां तक शुरू हुई थी? फ्रॉम कैलकटा टू आगरा, याद रखिएगा। फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस इन इंडिया फ्रॉम कैलकटा टू आगरा, याद रखिएगा, स्टैटिक का पॉइंट है, इजीली पेपर में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एंड भी है, टू असेंड द हाईएस्ट समिट ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट, मतलब ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को तो स्केल किया ही है, लेकिन साथ में 7 समिट्स भी की हैं। 7 समिट्स क्या होती हैं? द 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ इंडिया, सॉरी ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी माय बैड। ठीक है, 7 हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो कौन है? बिचेंद्री पाल, मीरा सेन, जुंको ताबिया या
यशुका नाम्बा, बताओ कौन है जी? इट इज जुंको टाबिया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना और कमेंट सेक्शन में कुछ और मत लिखना। ये हम बात कर रहे हैं ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट तो किया ही है, साथ में सारी की सारी 7 समिट्स भी कंप्लीट की हैं। ठीक है, ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट ऑफ कोर्स। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं फर्स्ट इंडियन जिन्होंने क्लाइंब किया है ऑल दी 7 समिट्स, तो वो कौन है? पहले इंडियन, बताओ मुझे, बताओ कौन है वो? सो दैट इज रणवीर जम्वाल। ठीक है, वॉट इज इवन मोर स्पेशल इज ही इज फ्रॉम जम्मू। ठीक है, ही इज फ्रॉम जम्मू। ठीक है, और मेरी पिछली जो इंस्टाग्राम पे मैंने रील डाली थी ना, उसमें रणवीर जम्वाल ने कमेंट भी किया था, सो इट मेक्स इट इवन मोर स्पेशल। ठीक है, हाउएवर रणवीर जम्वाल के ऊपर आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो दैट इज फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, सो रणवीर जम्वाल फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम ऑल द 7 समिट्स एंड ही इज इन इंडियन आर्मी, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो आगे। द फर्स्ट एक्सपीडिशंस टू रीच साउथ पोल वाज अ पार्टी ऑफ नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर्स अंडर द कमांड ऑफ रिचर्ड वेबर, रोआल्ड एमंडसन, रॉबर्ट एडविन पेरी या मैथ्यू हेंसन? बताइए, बताओ बताओ बताओ। स्टैटिक का क्वेश्चन है, बेसिक जी के। रोआल्ड एम्युंडसेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप। War was fought between the East India Company and the army of Sirajudaulah in the year 1757. The battle is known as what? तो देखो जी, 1757 was the decisive battle in India's history, क्योंकि इसके बाद पूरी हिस्ट्री पलट जाती है। ठीक है, और ब्रिटिशर्स की ऑफिशियल एंट्री हो जाती है इंडिया में। ठीक है, ऑफिशियल नहीं, पहले तो एज ट्रेडर्स थे, इसके बाद एज एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द बैटल ऑफ पलाशे 1757। और ठीक 100 साल के बाद 1857 इट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सो इट इज बैटल ऑफ पलाशे। देखो 57 की बात होना तो 1756 भी जरूरी है, विच इज द ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे हमारे लेक्चर्स में। अभी के लिए स्टैटिक का पॉइंट है, याद रखो ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ? तो 1756 में हुआ। ठीक है, चलो। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और माउंट बेटन। अब जल्दबाजी में कहते हैं ना, जोश में होश मत खो देना। हो सकता है आप में से कुछ माउंट बेटन भी बोले, तो भाई फर्स्ट इंडियन पूछा है, द आंसर इज सी राजगोपालाचारी। अगर सिर्फ फर्स्ट होता तो माउंट बेटन होता, लेकिन फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट इंडियन है तो सी राजगोपालाचारी, जिनको हम प्यार से राजा जी कहते हैं। चलो नेक्स्ट। हु इज द फर्स्ट पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, प्रकाश पडुकोन या अपर्णा घोष? बताइए, व्हाट इज द आंसर? इट इज सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम भारत रत्न आप कितने दे सकते हो एक साल में? दैट इज 3 भारत रत्न इन 1 ईयर। ठीक है, सबसे पहला भारत रत्न 1954 में मिला। किन किन को मिला याद रखिएगा, इट इज दिस सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट इज योर राधा कृष्णन। ठीक है, एस राधा कृष्ण एंड सी वी रमन। राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली 2024 में किसको मिला? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। सो याद रखिएगा, इट इज कर्पूरी ठाकुर। एंड हु इज कर्पूरी ठाकुर? सो कर्पूरी ठाकुर इज बेसिकली अ रिनाउंड
socialist leader and former chief minister of बिहार। ठीक है जी, चलो आगे। ओके, सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तापी, माही, चंबल, नर्मदा। बताइए, सरदार सरोवर डैम नर्मदा कहां पे? गुजरात, नर्मदा। ठीक है जी, चलो। विच मेजर रिवर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इज सतलुज अ पार्ट? इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। कौन है भाई? इंदस, पता है हमको। ठीक है, ओके। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज वृत गंगा? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। सो कौन सा है भाई? बताइए। गोदावरी। ठीक है, नेक्स्ट। द लोकतक लेक ऑन विच अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। तो बताइए क्या आंसर है? मणिपुर। ठीक है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली, इस लेक में ना फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, या फिर दिस इज एक्चुअली बायोमास। ठीक है, फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं जिनको हम प्यार से फुंडीज कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक और चीज, मणिपुर में ही आपका एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है विच इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, विच इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। याद रखिएगा। ठीक है जी, फ्यू पॉइंटर्स। चलो, 25th, विच ईयर कश्मीर वॉज एनेक्स्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह? 1818, 70, 1760, 1852, 1720। बताइए। ओके, अगर पूछा जाता लाहौर का तो एनेक्स किया था 1799 में, राइट? एंड इन 1819 कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ लाहौर दरबार, सो इट इज 1819। ठीक है, चलो। सुल्तान जैनुल आबिदीन हु रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग 15th century was known as बोडशाह, आलमगीर, जहांपना या जहांगीर। तो क्या है जी? हमको पता है उनको बोडशाह, बुडशाह, बड़े शाह एंड अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। बुत शाह अलग है बेटा, तो ये अलग है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझ जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप। 27, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ अशोक, बिंदुसार, कुणाल, कनिष्क। बताइए क्या है आंसर? यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है बुद्धिस्ट काउंसिल्स को। RA से राजगृह, VA से वैशाली, PA से पाटलिपुत्र, K से कश्मीर। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो फोर्थ एट कश्मीर अंडर द पेट्रोनेज ऑफ कनिष्क। ठीक है, चलो। प्लेस इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नोन एज, चलो। प्लेस इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर नोन एज वैली ऑफ मिल्क, खानपुरा, दरंगबल, कुपवारा, दुधपत्री। सो एज द नेम सजेस्ट इट इज दुधपत्री। ठीक है जी, चलो आगे। गुलमर्ग इन कश्मीर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट destination of course, known as Mountain Queen, Meadow of Flowers, Crown of Kashmir, God's own country, so it is Meadow of Flowers. ठीक है, all right. Which of the following place in Jammu and Kashmir is known as angler's paradise? It is mostly for fishing, right? बारामूला, कुपवारा, अनंतनाग या फिर पहलगाम। बताइए क्या आंसर है इसका? सो इट इज पहलगाम। ठीक है, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिखा है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलो गाइस, हो गए हमारे आज के 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। और दोस्तों, बस 28 तारीख आने वाली है एंड आई एम 110% श्योर
जिन्होंने भी हार्ड वर्क किया है, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो वेस्ट, आई कैन अश्योर यू दैट। ठीक है। एंड पेपर के बाद ये मत सोचना कि फतेह हो चुकी है, बिल्कुल फतेह होगी, लेकिन जो आपके आने वाले पेपर्स हैं उन पर भी फोकस रखना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है ना, स्टेबिलिटी नहीं है ज़्यादा, राइट। सो फोकस अपना बरकरार रखना, हम आपके साथ हैं। एंड वीडियो लेक्चर्स डेली आएंगे और आते ही रहेंगे, ठीक है। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट, ठीक है जी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट सेक्शन में होमवर्क लिखना ना भूलिएगा, हार्ट देना मत भूलिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। तो बाय गाइस, सी यू टुमारो।